स्वागत दोस्तों आपका चैनल के सदा के सामने मौजूद हमारे चैनल के सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट जाकर सेना उतारकर बीजेपी ने कराया है चुनाव, लेकिन इंडिया गठबंधन की पार्टी ने दिया है जोरदार तरीके का झटका। बताएंगे 108 में से 101 सीट हार गई है भारतीय जनता पार्टी। बताएंगे कौन सा ये बड़ा चुनाव है दोस्तों। इसी के साथ में क्या दुनिया भर के एक्सपर्टों को चुनौती दे पाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईवीएम हैक करने का। बताएंगे इसके पीछे क्या है बड़ा कारण दोस्तों। इसी के साथ में देश के सेना का फिर से भारतीय जनता पार्टी ने किया है जोरदार तरीके का अपमान। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के लोग पहुंच गए भाजपा दफ्तर, जोरदार प्रोटेस्ट किया गया है दोस्तों। इसी के साथ में बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता पप्पू यादव निकालने वाले हैं बड़ी यात्रा। बताएंगे किया गया है बड़ा ऐलान दोस्तों। इसी के साथ में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का हो गया है एक और गठबंधन। साथ साथ धर्म संसद के नाम पर मुस्लिम विरोधी टिप्पणियों की कोशिशें की जा रही थी, इससे पहले मामला पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट। बताएंगे किन किन दिग्गज अधिकारियों ने धर्म संसद रोकने की मांग की है दोस्तों। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि अगर देश में सत्ता परिवर्तन होगा तभी जाकर देश का विकास हो सकता है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में देश मांगे परिवर्तन लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर एक कोऑपरेटिव के इलेक्शन हुए, लेकिन ये इलेक्शन इतने बड़े इलेक्शन के तौर पर नहीं जाना जाता दोस्तों। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पश्चिम बंगाल के अंदर फिर से वही हरकतें की है जो इससे पहले वो कई बार करते आए हैं। बीजेपी के लोग पश्चिम बंगाल के अंदर कोटाई सहकारी बैंक के चुनाव करवाने के लिए पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेकर आए। इसके बाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब कोटाई सहकारी बैंक के चुनाव केंद्रीय बलों की उपस्थिति में करवाए गए दोस्तों, यानी अर्धसैनिक बल को उतारा गया था चुनाव करवाने के लिए। कोऑपरेटिव के इलेक्शन में पहली बार इस तरीके के चुनाव होने पर पूरे देश की नजर गई है दोस्तों। आपको बता दें कि पूर्वी मेदिनीपुर जिले के अंतर्गत आने वाले कोटाई कस्बे में मतदान के दौरान टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जमकर झड़प देखने को मिली। कई जगह घटनाएं भी सामने आई है। 9 बजे सुबह से चुनाव करवाए गए जिसमें 430 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। 80,000 के आसपास लोगों ने वोट डाले। हेरिया में तीखी नोकझोंक के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके समर्थकों के मतदान पर्चियों को छीन लिया है। इसके बाद पुलिस पर आरोप लगाया गया कि वो वोट नहीं डालने दे रहे हैं। भाजपा के लोग प्रोटेस्ट करने लगे, फिर प्रशासन के लोगों ने सबको वोट डलवाए तो बीजेपी के लोग फिर आकर वोट डालने लगे और प्रशासन की तारीफ करने लगे दोस्तों। आपको बता दें कि जिस तरीके से केंद्रीय बल का उपयोग करवाया गया, सुप्रीम कोर्ट गए थे उसके बाद बीजेपी को इस चुनाव में जीत की बहुत उम्मीद थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और हाल फिलहाल में बीजेपी में शामिल होने वाले शारदा चिट फंड मामले में भ्रष्टाचार के आरोपी शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने चारों खाने चित कर दिया दोस्तों। 2021 से यहाँ पर चुनाव नहीं करवाए गए थे। शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर अध्यक्ष के पोस्ट पर मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद दोबारा यहाँ पर चुनाव हुए हैं, लेकिन जो नतीजे सामने आए हैं दोस्तों उससे भारतीय जनता पार्टी का साम दान दंड भेद का पूरा नियम धूल फाकता नजर आया है। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस इंडिया गठबंधन की पार्टी ने जोरदार जीत हासिल की है। 108 में से 101 सीट पर उनको एक तरफा जीत मिली है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मात्र 7 सीट मिली है दोस्तों। शुभेंदु अधिकारी को यह बहुत तगड़ा झटका है और उससे बड़ा झटका अमित शाह को कहा जा सकता है, क्योंकि केंद्रीय बल को एक कोऑपरेटिव के इलेक्शन में लगाना बिना अमित शाह के सलाह के नहीं हो सकता दोस्तों। और कहीं ना कहीं कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद ये जो केंद्रीय बल को लगाया गया और फिर चुनाव करवाए गए, उसके बाद बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। यह साफ संकेत है कि भाजपा चाहे कितने बल का उपयोग कर ले, कितने ज्यादा सुरक्षा लगवा ले, लेकिन हकीकत यही है कि पश्चिम बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर धकेलना चाहती है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि इस नतीजे से साबित हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में जितनी भी कोशिश कर ले उसका उदय कभी नहीं हो पाएगा। आने वाले दिनों के अंदर जो बची कुछ सीटें हैं वो भी जाने वाली है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की सारी बड़ी अपडेट आप लोगों तक लगातार बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के अंतर्गत मिलती रहे दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर शिवसेना एकनाथ शिंदे पार्टी के नेता और एमपी सांसद मिलिंद देवड़ा ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चैलेंज किया है और उनसे कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ईवीएम हैक कराने को लेकर एक कंपटीशन करवाना चाहिए, हैकेथॉन करवाना चाहिए और दुनिया भर के इंजीनियर और एक से एक बड़े हैकर को बुलाना चाहिए। उनसे बोलना चाहिए कि क्या वो ईवीएम हैक कर सकते हैं। अगर ईवीएम पर कोई भी डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि उन्होंने सही मांग उठाई है और दुनिया भर के इंजीनियरों को बुलाना चाहिए और जो खासकर हैकिंग जानते हैं उनको बुलाना चाहिए ताकि ईवीएम की टेस्टिंग हो सके, तो अपनी राय जरूर बताएगा। इसी के साथ में 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इंदिरा गांधी की नेतृत्व क्षमता के कारण इंडिया ने 1971 के अंदर पाकिस्तान को जबरदस्त शिकस्त दी थी दोस्तों। इसके बाद भारत ने जब पाकिस्तान से सिग्नेचर करवाया था, सरेंडर करवाया था, तो उसकी फोटो बनवाई थी दोस्तों। सोशल मीडिया पर फोटो काफी शेयर की जाती है और यहाँ तक कि भारत की जो आर्मी हेडक्वार्टर है वहां पर पाकिस्तान के सरेंडर की तस्वीर लगाई गई थी। लेकिन क्योंकि यह कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के दौरान भारतीय सेना ने एक बड़ा अचीवमेंट प्राप्त किया था, बीजेपी के लोगों को यह बात पच नहीं रही है दोस्तों, और इसीलिए आर्मी हेडक्वार्टर से 1971 की वो आइकॉनिक फोटो हटा दी गई है जो भारतीय सेना का पूरी तरीके से अपमान है। अगर आप भी मानते हैं कि इस तरीके से तस्वीर को हटाना 1971 में भारतीय सेना के पराक्रम के खिलाफ है और ये भारत के सेना के खिलाफ है, इसे एक तरीके से देशद्रोह भी कहा जा सकता है, तो अपनी राय जरूर बताएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों हमारे देश की सेना का अपमान करती है दोस्तों, ये बड़ा सवाल है। इसका जवाब भाजपाइयों को आज पार्लियामेंट के अंदर देना चाहिए और कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले पर अपने यूथ कांग्रेस के माध्यम से जोरदार प्रोटेस्ट किया है। सैकड़ों की संख्या में यूथ कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर जोरदार प्रोटेस्ट रात में करते नजर आए। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी को इस मुद्दे को और आगे ले जाना चाहिए और ये भारत के सेना के साथ साथ भारत के पराक्रम का अपमान है दोस्तों, तो अपनी राय जरूर बताएगा। साथ साथ पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने जनवरी में बिहार के अंदर यात्रा निकालने की शुरुआत करने का ऐलान कर दिया है। पप्पू यादव कोसी सीमांचल
इलाके में अपनी यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं पप्पू यादव। इस दौरान कोसी सीमांचल के एरिया में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों से मुलाकात की थी और इसके बाद उनकी ये यात्रा जो निकल रही है, साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने पप्पू यादव को आगे किया है। उनको बिहार के अंदर यात्रा निकालने के लिए कहा जा रहा है, पार्टी को मजबूत करने के लिए कहा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियल तौर पर कोई ऐलान नहीं किया है, लेकिन बिहार में कांग्रेस पार्टी के लिए पप्पू यादव एक एक्स फैक्टर नेता के तौर पर उभर सकते हैं। तो अपनी राय जुली के साथ साथ अखिलेश यादव दिल्ली के अंदर पहुंचे थे आम आदमी पार्टी के बड़े कार्यक्रम में, जहां पर उन्होंने ऐलान कर दिया है कि आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी का दिल्ली के चुनाव में अलायंस होने जा रहा है। दोस्तों, कारण यह है कि आम आदमी पार्टी ने भी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने भी समाजवादी पार्टी को 2022 के चुनाव में सपोर्ट किया था और एक भी सीट नहीं लड़े थे। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपना सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है। अखिलेश यादव आम आदमी पार्टी के द्वारा आयोजित किए गए महिला अदालत में शामिल हुए थे। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार का गृह मंत्रालय महिला सुरक्षा के मामले में आजादी के बाद सबसे खराब प्रदर्शन कर रहा है। किसी भी देश में महिला का मान सम्मान और सुरक्षा का स्तर बताता है कि वो देश कितना विकसित है। महिलाओं के लिए वातावरण जितना सुरक्षित होगा, उतना ही ज्यादा वो देश के निर्माण में सहयोग भी कर सकेंगे। हमारा संकल्प सिद्धांत है, स्त्री शक्ति का प्रतीक भी होना चाहिए और प्रमाण भी होना चाहिए। साथ साथ संभल के अंदर स्थानीय हिंदू बता रहे हैं कि मंदिर पर किसी भी तरीके का कोई कब्जा नहीं था, मंदिर में रखा सभी सामान सुरक्षित था, आसपास के मुस्लिम भी सहयोग कर रहे हैं। सच भला कौन छुपा सकता है, ये बड़ा सवाल है। दोस्तों, कुल मिलाकर जिस तरीके से मीडिया में परसेप्शन बनाए जा रहे हैं, उसके अलग हिंदू समाज के लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि संभल में उनको कोई परेशान नहीं कर रहा है और मंदिर पर किसी ने कोई कब्जा नहीं कर रखा था। तो फिर सवाल ये है कि कौन भारत के मीडिया में, खासकर जो गोदी मीडिया है, जिसे कुछ लोग मेन स्ट्रीम मीडिया भी बोलते हैं, वो फेक न्यूज फैला रहा है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि संभल के अंदर हिंदू मुस्लिम दोनों एक साथ रहते हैं और कुछ लोग आकर यहाँ पर माहौल खराब करने मात्र की कोशिश कर रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। और अगर आप भी हिंदू मुस्लिम भाईचारा का सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उच्चतम न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के अंदर आयोजित होने वाली धर्म संसद के खिलाफ याचिका दाखिल करने वाले पूर्व नौकरशाह और सामाजिक कार्यकर्ता से सोमवार को कहा है कि वो तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए ईमेल करे। तत्काल इस मामले पर सुनवाई की जाएगी। याचिका में मुसलमानों के नरसंहार का आह्वान किए जाने का आरोप लगाया गया है। याचिका दाखिल करने वाले पूर्व नौकरशाह की तरफ से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच से कहा है कि याचिका को तुरंत सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। दरअसल दोस्तों, धर्म संसद का आयोजन विवादित यति नरसिंहानंद की ओर से किया जा रहा है और ये कई दिनों का कार्यक्रम है, आज से शुरू होने वाला है। सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर जल्द रोक लगाएगी। दोस्तों, जो भी जानकारी आएगी आप लगातार पहुंचाएंगे, क्योंकि धर्म संसद में जो पोस्टर लगाए गए उसमें ज्यादातर पोस्टर ऐसे हैं जिससे मुस्लिम धर्म मानने वाले लोगों के भावनाओं पर चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है। शासक केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से भारतीय जनता पार्टी ने माफी मांगी है। दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर महायुति की सरकार का कैबिनेट विस्तार हो गया है। 39 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ले लिया। हालांकि रामदास अठावले के एकमात्र विधायक को कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। रामदास अठावले ने कहा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हमसे एक मंत्रालय देने का वादा किया था, लेकिन हमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। इस बीच रामदास अठावले नागपुर के अंदर शपथ ग्रहण कार्यक्रम का निमंत्रण नहीं मिलने को लेकर भी नाराज थे। दोस्तों, यानी रामदास अठावले को भारतीय जनता पार्टी ने एकदम अलग थलग कर दिया है। इसके बाद उनको अपनी नाराजगी जाहिर करनी पड़ी, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करना पड़ा। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि मैं क्षमा मांगता हूं, मेरी गलती हुई है। सवाल यह है कि कभी इसके उल्टा कोई गलती क्यों नहीं होती। दोस्तों, कभी अपने सहयोगी के 4 मंत्री बना दिए होते एक के बदले, तो माना जाता कि बीजेपी कई बार गलती कर देती है, लेकिन ये कौन सी गलती है कि अपने सहयोगी से वादा किया गया कि आपका मंत्री बनाएंगे और इसके बाद जब चुनाव जीत गए हैं तो उनको अलग थलग कर दिया गया है और एक मंत्रालय तक नहीं दिया गया। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन करती है और उसके बाद अपने सहयोगियों को भूल जाती है और कईयों को तो पूरी तरीके से खत्म कर देती है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। पहले इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, ताकि इसी तरीके की पूरी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आप तक आगे भी पहुंचाते रहे। दोस्तों, इसी के साथ में पंजाब और हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की भूख हड़ताल जारी है। उनके समर्थन में पंजाब किसान कांग्रेस के अध्यक्ष करणजीत सिंह संधू ने ऐलान किया है कि वो भी 1 दिवसीय भूख हड़ताल करेंगे। करणजीत सिंह संधू ने कहा है कि आज हम जगजीत सिंह डल्लेवाल के समर्थन में धरने पर बैठे हैं। इस धरने के दौरान मौजूद सभी लोग 1 दिन की भूख हड़ताल करेंगे। यानी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी सांकेतिक तौर पर ही सही कम से कम प्रोटेस्ट करके अपना विरोध जरूर दर्ज करवा रहे हैं। इसी के साथ में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने ऑयल पेंटिंग अनवील की है। दोस्तों, फ्रीडम फाइटर है, इसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और महात्मा गांधी जिनकी तस्वीरें लगाई गई है, लेकिन सब ये ढूंढ रहे हैं कि आखिर सावरकर की वो तस्वीर कहां है जो पहले लगा करती थी। बाद में पता चला कि सारी तस्वीरें हटाई गई, सावरकर की तस्वीर भी हटा दी गई, फिर ऑयल पेंटिंग लगाई गई, लेकिन इसमें महात्मा गांधी, सरदार पटेल और नेहरू की तस्वीर जरूर है दोस्तों, लेकिन सावरकर की तस्वीर गायब कर दी गई। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ में योगी जी, इसी पुलिस की वजह से आप लोकसभा के अंदर फूट फूट कर रोए थे। अगर हमारे कार्यकर्ता पर कोई अत्याचार अन्याय किया गया हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, हमें जेल, पुलिस प्रशासन और एसटीएफ से डर नहीं लगता है, डंके की चोट पर लड़ेंगे। अजय राय की ओर से की गई टिप्पणी पर आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा। इसी के साथ में राहुल गांधी के बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को लेकर बीजेपी के नेताओं को अब दिक्कतें होने लगी है। दोस्तों, राहुल गांधी दिल्ली की ठंड में भी टी शर्ट पहनकर पार्लियामेंट पहुंच जाते हैं, तो भाजपा के लोग इतने ज्यादा इससे अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं और इतने ज्यादा बेफिजूल के मुद्दे उठा रहे हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और बंगाल हाईकोर्ट के जज के तौर पर काम करने वाले अभिजीत गंगोपाध्याय
गंगोपाध्याय ने इसी तरीके का विवादित बयान दिया है। दोस्तों बंगाल के तामलुक से चुनाव जीत गए थे अभिजीत गंगोपाध्याय। एक जज के पोस्ट से उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान इस्तीफा दिया था और तभी से विवादों में है। लेकिन अब पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी जानबूझकर टी शर्ट पहनकर आते हैं ताकि वो अपने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स दिखा सके। यानी राहुल गांधी के बॉडी बिल्डिंग से भी बीजेपी के लोगों को दिक्कतें हैं दोस्तों। यानी आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के शायद सपने में भी आते हैं और उनको डराते भी है। और यही बड़ा कारण है कि आकर जब देखो राहुल गांधी के गुणगान जब जापने लगते हैं, उन्हें लगता है कि ऐसा करने से इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के लोग बैकफुट पर चले जाएंगे और कोई सवाल बीजेपी से नहीं पूछेगा कि उन्होंने जो 2 करोड़ रोजगार की बात की थी उसका क्या हुआ, जो 2022 तक सबको घर देने की बात की थी उसका क्या हुआ, और तमाम बड़े वादे जो पूरे जुमले निकल गए हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा दोस्तों। अजीत अंजुम ने इसी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये वही सज्जन है जो कोलकाता हाईकोर्ट के जज रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के पाले में चले गए थे और मोदी की शान में कसीदे पढ़ने लगे थे। इसके बारे में क्या ही कहा जा सकता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख के बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में लोकसभा के उपनेता प्रतिपक्ष गौरव गोगोई ने ऐलान किया है कि वो अब इंडिया टुडे आज तक के किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। राहुल गांधी को लेकर गलत टिप्पणियां करने वाले इस चैनल का बॉयकॉट करने का ऐलान कर दिया गया है। राहुल गांधी के बाद लोकसभा में नंबर 2 नेता है, उपनेता है गौरव गोगोई, जिन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर है, हम लोग इंडिया टुडे के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही निर्णय लिया गया है राहुल गांधी को लेकर झूठे दावे करना, उनकी छवि खराब करने का एजेंडा चलाने वाली टीवी चैनल का बॉयकॉट ही होना चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिख बताएगा। इसी के साथ में मुझे न्याय मिला, मैं अपने विधायक साथियों को क्या मुंह दिखाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक योगेश वर्मा ने यह टिप्पणी की है दोस्तों। कुछ दिनों पहले एक इलेक्शन में सहकारी समिति के इलेक्शन के दौरान बीजेपी के नेता अवधेश सिंह ने विधायक को थप्पड़ मार दिया था दोस्तों। उनको दौड़ाकर पीटा गया था। सोशल मीडिया पर वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। इसके बाद विधायक की छवि काफी खराब हुई। भारतीय जनता पार्टी अपने विधायक को मनाने में जुट गई दोस्तों। बीजेपी ने अपने विधायक से कहा कि जरूर कार्रवाई की जाएगी अवधेश सिंह के खिलाफ, लेकिन उसको केवल पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया, कोई और बड़ी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद अब विधानसभा का सत्र उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है। लोग ढूंढ रहे थे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो ओबीसी समाज से आते हैं योगेश वर्मा कहां है, तो बाद में पता चला कि योगेश वर्मा तो विधानसभा के सत्र में शामिल ही नहीं हुए दोस्तों। इसके बाद भारत समाचार की ओर से उनको फोन किया गया, उनसे पूछा गया कि आप सदन क्यों नहीं आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के विधानसभा के कार्य में क्यों शामिल नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे न्याय नहीं मिला, मैं अपने विधायक साथियों को क्या मुंह दिखाऊंगा। यानी एक विधायक को भाजपा के नेता ने पीट दिया जिससे उनकी छवि खराब हो गई है दोस्तों। अपने साथी विधायकों को क्या चेहरा दिखाएंगे, एकदम सही बात उन्होंने कही है। इसके बाद बीजेपी के विधायक योगेश वर्मा आगे कहते हैं कि मुख्यमंत्री से मिला था, उन्होंने आश्वासन दिया था कि कार्रवाई की जाएगी। ये वही बीजेपी के विधायक है जिन्हें अपमानित किया गया है दोस्तों। योगी आदित्यनाथ ने भी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था, लेकिन भाजपा में एक ओबीसी समाज से आने वाले व्यक्ति को क्या कोई न्याय दिलवा पाएगा, ये बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी पहले से ही ओबीसी विरोधी नीति को लेकर कटघरे में खड़ी है दोस्तों। तमाम विपक्षी पार्टियों ने गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर ओबीसी विरोधी होने का लगा रखा है। अगर आप भी मानते हैं कि एक ओबीसी विधायक को बीजेपी के नेता योगी आदित्यनाथ न्याय नहीं दिलवा पा रहे और अपने नेता अवधेश सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करवा पा रहे, इसी से आप लोग समझ जाइए कि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता क्या है, किन लोगों के लिए बीजेपी में न्याय है और किन लोगों के साथ भाजपा अपमान करती रहती है। साथ साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सबसे पहले मोर्चा खोला है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के लोग दावा कर रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का बिल आज संसद में पेश किया जाएगा। इसके लिए 3 लाइन का विप भी जारी कर दिया गया है, यानी सबसे तगड़े वाला विप जारी किया गया है, यानी इसको कोई भी बाईपास नहीं कर सकता। सारे सांसदों को मौजूद रहना पड़ेगा। काफी जरूरी काम जब सदन के अंदर होता है तब 3 लाइन का विप जारी किया जाता है दोस्तों। ऐसे में माना जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर विधेयक पेश किया जा सकता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सभी लोकतांत्रिक ताकतों से एकजुट होने और चुनावी सुधार की आड़ में थोपे जाने वाले वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि हम लोग पूरी ताकत के साथ इस तरीके की किसी भी कानून का विरोध करेंगे। उन्होंने दावा किया है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के पास इस महत्वपूर्ण विधेयक को पारित करने के लिए बहुमति नहीं है। उन्होंने आगे कहा है कि इस विधेयक से भारत की राजनीति में हमेशा के लिए बहुत खतरनाक बदलाव हो जाएंगे, जिससे देश की राजनीति पूरी तरीके से बदल जाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों वन नेशन वन इलेक्शन वन पार्टी की और देश को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, यानी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश पर कब्जा करना चाहती है। केवल एक ही पार्टी को प्रमोट करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की ये थ्योरी फैलाई जा रही है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि इस तरीके के सारे कानून का विरोध किया जाना चाहिए तो अपनी राय जरूर लिखा जाएगा। साथ राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर जोरदार तंज कसा। राज्यसभा में संविधान पर बहस के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधते हुए निर्मला सीतारमण ने कई सारी बातें कही थी। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब दिया कटाक्ष करते हुए। उन्होंने कहा कि मैंने म्युनिसिपैलिटी स्कूल में पढ़ाई की है, निर्मला सीतारमण ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है। यह तय है कि उनकी अंग्रेजी अच्छी होगी, उनकी हिंदी भी अच्छी होगी, लेकिन उनकी करतूत अच्छी नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेता खड़गे ने राज्यसभा में इस दौरान कई और भी बातें कही है। जवाहरलाल नेहरू को लेकर लगातार भाजपाइयों द्वारा उठाए जा रहे सवालों का भी करारा जवाब दिया। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में अपने सांसदों की उपस्थिति में रहने के लिए 3 लाइन का विप जारी किया है दोस्तों। पार्टी की ओर से मंगलवार को जो विप जारी किया गया है वो ये वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर है। मीडिया वाले ये दावा कर रहे हैं कि आपको लगता है कि भाजपा ऐसा कभी कर पाएगी, वन नेशन वन इलेक्शन लाने की सोच भी पाएगी, लिखेगा जरूर। साथ साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर अलायंस करने की ओर आगे बढ़ रही है। ये दावा कोई छोटा मोटा नेता नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और मीडिया पैनलिस्ट आशुतोष ने किया है, जो आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं और पत्रकारिता में भी एक बड़े चेहरे हैं और उनके अच्छी खासी पहुंच है इन पार्टियों के अंदर, तो उनको जरूर किसी ने बताया होगा। आशुतोष
दोस्त मीडिया वालों से बात करते हुए कहते हैं कि केजरीवाल दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का अलायंस करवा कर रहेंगे, क्योंकि हरियाणा और महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद महागठबंधन के लिए, खासकर इंडिया गठबंधन के लिए बहुत जरूरी है कि वो दिल्ली का चुनाव जीते। इससे उनका मोटिवेशन और ज्यादा बढ़ेगा और महाराष्ट्र और हरियाणा के इलेक्शन के ब्लंडर से थोड़ा ऊपर निकल पाएगा इंडिया अलायंस। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों, क्योंकि दिल्ली का चुनाव काफी ज्यादा जरूरी है, तो जरूरी है ये कि कांग्रेस पार्टी को साथ में रखा जाए, वरना त्रिकोणीय मुकाबला होगा तो भाजपा इसका फायदा उठा लेगी। और जो दावा कर रहे हैं आशुतोष, उसके अनुसार गठबंधन हो सकता है, बैकडोर से बातचीत चल रही है। यानी अभी जो 70 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान आम आदमी पार्टी ने कर दिया है, ये केवल दिखाने के लिए है। गठबंधन को लेकर चर्चा जरूर चल रही है। इसी तरीके से दिल्ली के अंदर भी जब लोकसभा के इलेक्शन हुए तब भी सीटों का ऐलान कर दिया गया था, टिकटों का ऐलान कर दिया गया था, लेकिन बाद में अलायंस की खबर सामने आ गई। साथ साथ बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव 2025 के लिए तैयारियां शुरू हो गई है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए अभियान चला रही है। दूसरी ओर जनता दल यूनाइटेड अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बिहार के दौरे पर जाने की तैयारी कर रही है दोस्तों। मुख्य विपक्षी दल आरजेडी के नेता और प्रदेश के नेता तेजस्वी यादव जिला स्तरीय यात्रा पर है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने भी जिलों की यात्रा का कार्यक्रम बनाया है। हालांकि पार्टी ने अब तक कार्यक्रम की घोषणा तो नहीं की है, लेकिन क्योंकि पप्पू यादव कार्यक्रम में अपने तरीके से अलग से निकल रहे, तो माना जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी की वो यात्रा है। साथ साथ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने आगामी विधानसभा चुनाव 2025 के लिए करावल नगर और बदरपुर सीट से अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पार्टी की दिल्ली राज्य इकाई के सचिव अनुराग सक्सेना ने दोनों प्रत्याशियों की घोषणा करते हुए प्रेस वक्तव्य जारी किया है। उन्होंने बताया है कि करावल नगर के विधानसभा क्षेत्र में जाने माने वकील और प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट अशोक अग्रवाल पार्टी के मंच से चुनाव लड़ेंगे। सोशल जूरिस्ट के माध्यम से दायर जनहित याचिकाओं में सरकारी स्कूलों में प्रवेश की अनियमितता और बुनियादी सुविधाओं की कमी में बदलाव को लेकर लगातार लड़ाई लड़ने वाले अशोक अग्रवाल को टिकट दिया गया है। क्या त्रिकोणीय मुकाबला होगा? क्या इससे फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है? क्योंकि आम आदमी पार्टी इन दोनों सीट पर एक मजबूत दावेदारी कर रही है। साथ साथ तृणमूल कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निवर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास के पोस्ट छोड़ने की वजह रेपो रेट को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उनका टकराव है। तृणमूल कांग्रेस का यह दावा कितना सच्चा है दोस्तों, ये तो जांच का मामला है, लेकिन ये बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी बार बार शक्तिकांत दास को 6 महीने का एक्सटेंशन दे रही थी। सवाल यह है कि अगर बीजेपी उनको पोस्ट छोड़ने के लिए कह रही है, तो क्या उनका बीजेपी के साथ में विवाद हुआ है, तब जाकर उन्हें पोस्ट छोड़ने के लिए कहा गया है। पार्टी ने अडानी मामले में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी सेबी की प्रमुख से संबंधित आरोपों की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के गठन की कांग्रेस की मांग का समर्थन किया है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत रॉय ने वर्ष 2024-25 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के प्रथम बैच पर लोकसभा में चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा है कि केंद्र सरकार में वित्त मंत्री और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निवर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास के बीच विवाद हुआ है। उन्होंने कहा है कि रिजर्व बैंक रेपो रेट यथावत रखना चाहता था, लेकिन वित्त मंत्री ने इसे कम करने के लिए निर्णय लिया है, जिससे नाराज होकर दास को अपना पोस्ट छोड़ना पड़ा है। रॉय ने संविधान के 75वें साल पूरा होने पर लोकसभा में हुई चर्चा के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगभग 2.25 घंटे लंबे भाषण का हवाला देते हुए कहा है कि उस दिन लग रहा था कि मोदी किसी स्कूल में भाषण दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने अर्थव्यवस्था पर कुछ नहीं बोला है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर यह टिप्पणी है दोस्तों। संभल हिंसा पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा में चर्चा नहीं करवाए जाने पर विधानसभा के अंदर धरने पर बैठ गए समाजवादी पार्टी के विधायक। संभल के लोगों को इंसाफ दो के नारे से पूरा सदन गूंजा है दोस्तों। इस दौरान समाजवादी पार्टी के सारे विधायक मौजूद थे, पूरी तरीके से वेल में आकर नारेबाजी करने लगे, तो माहौल काफी ज्यादा गर्मा गया है। इसी के साथ में मार्कंडे काटजू ने एक बयान दिया है दोस्तों। मोदी एक बेशर्म बादशाह और गुंडा है, जिसकी पूरी राजनीति हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत भड़काने और सांप्रदायिक हिंसा फैलाने और मुसलमानों और ईसाइयों पर अत्याचार भड़काने पर आधारित थी और है। मार्कंडे काटजू की ओर से दिए गए इस बयान पर आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या आप इस बयान का समर्थन करते हैं? आपकी कोई और राय है? लिखिएगा जरूर। साथ साथ किसान नेता नरेश टिकैत बोले, कहा आप देश के प्रधानमंत्री होने के नाते देश के किसानों के मौजूदा हालात को देखते हुए सभी विषय का संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें, ताकि देश के किसान खुशहाल हो सके। प्रधानमंत्री मोदी को लिखे गए पत्र में उन्होंने देश के किसानों को खुशहाल रखने के लिए उनकी मांगों को मानने के लिए रिक्वेस्ट किया है। हालांकि इस तरीके की रिक्वेस्ट से कुछ होता नहीं है दोस्तों। हाल फिलहाल के अंदर भी देखा गया है कि नरेंद्र मोदी से कई सारे रिक्वेस्ट किए गए हैं, लेकिन बीजेपी के लोग सुनने को तैयार नहीं है। साथ साथ जगदीप धनखड़ राज्यसभा के संसद के अंदर भाषण के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे को टोकने लगे, कहने लगे कि मैं कृषक का पुत्र हूं, यानी किसान का बेटा हूं। इस पर खड़गे ने कहा कि यानी आप कृषक नहीं है, यानी आप किसान नहीं है, आप किसान के बेटे हैं, यानी किसान का बेटा बताकर अपने आप को सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे थे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने उसी भाषा में जवाब देते हुए कहा है कि आप किसान के पुत्र हैं, किसान नहीं है, मैं किसानों की बात कर रहा हूं। सदन के अंदर जगदीप धनखड़ मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में जोरदार वार्तालाप देखने को मिला। साथ साथ भोपाल के अंदर कांग्रेस पार्टी विधानसभा का घेराव करने के लिए गई थी। रात भर जगह जगह बैनर पोस्टर लगे, जोरों शोरों से तैयारी की गई। घेराव से पहले मंच पर 55 नेताओं ने अपना टाइम आएगा का दावा किया, पर जंगी प्रदर्शन मंच से ही खत्म कर दिया गया दोस्तों। यानी विधानसभा घेराव करने के लिए जाना था, और अगर ऐसा करने के लिए जाते तो फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया होता और फिर पुलिस के साथ संघर्ष होता, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसको अवॉइड किया है। सवाल यह है कि क्या विधानसभा घेराव करने के लिए गए थे तो केवल एक रैली करके आ गए, या फिर उनको आगे बढ़ना चाहिए था विधानसभा घेराव करने के लिए? इसके लिए चाहे प्रशासन बल का उपयोग करता तो उसे भी झेलना चाहिए था, जैसा प्रोटेस्ट कई बार देखा गया है। साथ साथ नेहरू ने IIT बनाया, IIM बनाया, इसरो बनाया,
बनाया, सेल बनाया, भेल बनाया और नए भारत की नींव रखी, साइंटिफिक टेम्पर को आगे बढ़ाया। लेकिन जयशंकर कहते हैं कि नेहरू का मॉडल देश में फेल हो गया। इसके बाद लोगों ने तंज कसते हुए कहा कि जयशंकर की क्या अचीवमेंट है, सिग्मा वीडियो एडिट करवा लो यानी शॉर्ट्स बनवा लो, लेजर लाइट आंखों में लगाकर शॉर्ट्स बनवा लो, यही इनकी अचीवमेंट है। चाइना को लेकर एक बार खुलकर नहीं बोलते, चाइना को फटकार नहीं लगाते, केवल शॉर्ट्स बनाकर विदेश मंत्रालय चला रहे हैं। दोस्तों जिस तरीके से रील मंत्री रेल चला रहे हैं, उसी तरीके से एक और रील मंत्री है जो विदेश मंत्रालय चला रहे हैं। इनके ही शासनकाल के दौरान बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया, सत्ता पलट हो गया और भारत को रिस्पांस नहीं दे पाया दोस्तों। और उसके बाद से भी भारत बांग्लादेश के संबंध खराब है। इसी तरीके से नेपाल के साथ भी आए दिन रिश्ते खराब ही रहते हैं और चाइना के साथ बॉर्डर का डिस्प्यूट अब जाकर वो भी एक सेक्टर में सॉल्व हुआ है, बाकी सेक्टर के अंदर विवाद अभी भी जारी है। इसी तरीके से और भी अलग अलग देशों के अंदर भारत को जो अचीवमेंट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण कोई और नहीं बल्कि देश के तथाकथित विदेश मंत्री है दोस्तों, जो पार्ट टाइम विदेश मंत्री और फुल टाइम रील बनाने वाले मिनिस्टर है। आप लोग की क्या राय है दोस्तों? जयशंकर को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? लिख कर जो हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद।